अस्सलाम वालेकुम। और स्टूडेंट्स बहुत कम है। लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर लिया था। इसी चैप्टर में आगे रिकर्सिव डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 3 में ही मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद रिकर्सिव डेफिनेशन है। आज हम इसको देखेंगे। क्या चीज़ है कि फंक्शन को हम इटसेल्फ डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिकर्सिव डेफिनेशन में क्या है हमारे पास कि एक फंक्शन हमें गिवन होगा और उस फंक्शन को इटसेल्फ डिफाइन करना है। इटसेल्फ डिफाइन करने का मतलब क्या है कि फंक्शन को उसी के टर्म्स में डिफाइन कर दिया जाए। क्या मतलब है कि अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू किसी इंटीजर n पर डिफाइन है, उसको आप n+1 पर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को ही दो मुख्तलिफ इंटीजर्स के ऊपर अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है, रिकर्सिव। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे तो फिर हमें क्या करना होता है कि फंक्शन को इटसेल्फ ही डिफाइन कर दिया जाए। इसको भी हम देखते हैं, जैसे ये आपके सामने फिगर है। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मोबाइल के अंदर कि एक ही तस्वीर है, उसको आप मुख्तलिफ वेज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर आपके पास एक पिक्चर है, एक छोटी पिक्चर है, आप उसको इटसेल्फ डिफाइन कर दें और उसको बड़े में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, या आपको एक बड़ी पिक्चर गिवन है, आप उसको इटसेल्फ डिफाइन कर दें और उसको छोटी में कन्वर्ट कर दें, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, रिकर्सिव कहलाएगी। ठीक है, फंक्शन को इटसेल्फ ही अगर आप डिफाइन कर दें, उसमें कुछ चेंजिंग लेकर आए, किसी एक पॉइंट की बजाय दूसरे पॉइंट को ऊपर डिफाइन कर दें, तो ये चीज़ हमारे पास रिकर्सिव कहलाएगी। ठीक है, इसमें जो डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस इन विच इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्ट सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, कोई एल्गोरिथम हो सकता है या कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जो क्या करे, किसी भी ऑब्जेक्ट को इट इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ डिफाइन कर दे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट फंक्शन हो या सीक्वेंस हो या कोई एल्गोरिथम हो या कोई स्ट्रक्चर हो, उसको हम इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ डिफाइन कर दें, इस चीज़ को क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत आसान काम है। आपको क्या, तीन तरह के इसमें सवाल हैं। पहला स्टेप हमारे पास ऐसा है कि आपको एक फंक्शन रिकर्सिवली डिफाइन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन रिकर्सिव है या रिकर्सिव नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को पहले आपने आइडेंटिफाई करना है
कि फंक्शन क्या रिकर्सिव है या नहीं है। अब इसमें देखें हमें एक ही फंक्शन एफ गिवन है, इधर भी फंक्शन एफ है और यहाँ पर भी फंक्शन एफ है, लेकिन ये फंक्शन एफ दो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफाइन है। यहाँ पर हमें n+1 फंक्शन की वैल्यू कौन से पॉइंट पर गिवन है, n+1 पॉइंट पर गिवन है, जबकि इधर फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n गिवन है। ठीक है, फंक्शन एफ ही था, लेकिन किस तरह से डिफाइन है कि ये फंक्शन एफ अपनी ही कुछ प्रीवियस वैल्यूज के ऊपर डिफाइन हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू n+1 पर हमें जो यहाँ पर गिवन है वो किस तरह से डिफाइन है, वो इस तरह से डिफाइन है कि फंक्शन की वैल्यू प्रीवियस प्रीवियस टर्म्स की तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो रहा हो लेकिन पॉइंट्स कुछ डिफरेंट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर n आ जाए या n-1 आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन रिकर्सिवली डिफाइन है। ठीक है, a function which is defined in terms of itself। ठीक, तो ये क्या चीज कहलाती है, ये रिकर्शन कहलाती है। अब सपोज दैट f इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाय, किस तरह से गिवन है कि f की वैल्यू 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है 3, ये सारी चीजें हमें गिवन है। ठीक है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 है, f ऑफ n+1 इज इक्वल टू 2fn+3 है। यहाँ से हमें पता चल गया कि फंक्शन रिकर्सिवली डिफाइन है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड f ऑफ 4। क्या करेंगे, जस्ट हमने n को वैल्यूज देनी है, n को वैल्यू हम 1 देंगे, n को वैल्यू 2 देंगे, फिर n को वैल्यू 3 देंगे और n को वैल्यू 4 देंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन आते जाएंगे। ठीक है, f ऑफ 1 का क्या मतलब है, f ऑफ 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पर f ऑफ 1 कैसे आएगा, अगर आप n को क्या वैल्यू दे दें, 0 वैल्यू दे दें। ठीक है, n को वैल्यू 0 देने से हमारे पास f ऑफ 1 आ जाएगा। n को वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पर 0 दी है तो n को वैल्यू राइट साइड पर भी हम 0 ही दे देंगे। यहाँ पर अब ये बन जाएगा 2f ऑफ 0 और प्लस का 3 एज इट इज रहेगा। f ऑफ 0 की वैल्यू हमें गिवन है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, हम यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 3 से ये वैल्यू कितनी आ गई 9। इसी तरह से जब हमने f ऑफ 2 फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाली टर्म में n को वैल्यू 1 देने से हमारे पास f ऑफ 2 आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन के अंदर n को वैल्यू कितनी दे देंगे 1, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1 लिख दिया, इधर f ऑफ 2 बन गया और यहाँ पर f ऑफ 1 बन गया। अब f ऑफ 1 की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है, f ऑफ 1 की वैल्यू 9 है, हम इस 9 वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ रहा है 20। जस्ट हमें क्या करना है, n को डिफरेंट वैल्यूज देनी है ताकि हमारे पास f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड f ऑफ 4 आ जाए। ठीक है, समझ लगी है। ऐसा फंक्शन जिसको इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ डिफाइन किया जा सके रिकर्सिव कहलाता है। पूछना हो, बहुत आसान टॉपिक है। अगला काम भी यही है, सारे इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है। फाइंड f of 1, f of 2, f of 3 and f of 4 if f of n is defined recursively by, किस तरह से डिफाइन है कि f of 0 पर वैल्यू आई थिंक 1 है एंड f of n+1 बराबर है किसके, f of n+2। ठीक है, फंक्शन हमें डिफाइन है किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, फंक्शन की वैल्यू n+1 पर है और फंक्शन की वैल्यू n पर है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई अगली टर्म आएगी और इधर राइट साइड पर कोई प्रीवियस टर्म्स आ रही होंगी, फंक्शन ही की कुछ प्रीवियस टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, वो एक टर्म भी हो सकती है, एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है f ऑफ 1, 2, 3 और 4। वही काम है कि आप n को वैल्यूज दे दें, n को सबसे पहली वैल्यू आप 0 देंगे तो आपके पास f ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ 1 में अब यहाँ पर f0 इन्वॉल्व हो रहा है, f0 की वैल्यू हमें गिवन है कि f0 की वैल्यू कितनी है 1, हम f0 की जगह 1 लिख देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, n को डिफरेंट वैल्यू देनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी इसी तरह से है, रिकर्सिवली फंक्शन डिफाइन है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी तरह से है, फाइंड f of 1, f of 2, 3 and 4 if f of f in is defined recursively by, किस तरह से डिफाइन है कि f of 0 is equal to 1।
ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन किस तरह से है, एफ ऑफ एन प्लस वन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एफ एन। ठीक है, एफ ऑफ एन प्लस वन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एफ एन, देयरफॉर फंक्शन इज रिकर्सिव। यहाँ पर आपने एफ ऑफ एन, एन को डिफरेंट वैल्यूज देनी है, एन को वैल्यू हम देंगे 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 हम एन को वैल्यूज देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, 3 और 4 दे जाएंगे। कोई बात जो समझ ना आ रही हो, बहुत आसान है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो भी पूछ लें। नहीं, नेक्स्ट ऐसे ही है, रिकर्सिवली फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ एन प्लस वन डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ एफ एन। ठीक है, एक दफ़ा एफ एन का स्क्वायर है और एक दफ़ा एफ एन ही है। F1 F2 F3 वैल्यूज फाइंड करनी है। एग्जाम्पल नंबर 17 16 तक एक ही तरह का काम है, आपने जस्ट एन को डिफरेंट वैल्यूज देनी है, आपके पास एफ ऑफ 1 2 3 4 जितने भी रिक्वायर्ड है आपके पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 में थोड़ा सा काम डिफरेंट है, यहाँ पर आपने रिकर्सिव डेफिनेशन खुद से देनी है। ठीक है, गिव अ रिकर्सिव डेफिनेशन द सीक्वेंस ए एन where n is equal to 1 2 3 up till so on if a n is equal to 6n। ठीक है, हमें क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू 6n, ये चीज़ हमें डिफाइन है। हमने क्या करना है, इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन देनी है। मतलब क्या होना चाहिए, अभी जैसे हमने देखा था कि एफ एन प्लस वन हमें गिवन होता था इन टर्म्स ऑफ एफ एन। ठीक है, उससे प्रीवियस टर्म की तौर पर हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर हमें ए एन गिवन है, लेकिन ए एन में कोई पिछली टर्म इन्वॉल्व नहीं हुई थी। ठीक है, ए एन गिवन है, सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, लेकिन यहाँ पर कोई ए एन माइनस वन टर्म नहीं है। हमने यहाँ पर ये टर्म खुद बनानी है। कैसे बनाएंगे, हमें ए एन गिवन है। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन इज इक्वल टू 6n। सही हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें रिकर्सिव डेफिनेशन बतानी है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे n प्लस वन के साथ। ठीक, यहाँ पर आएगा a n प्लस वन। ठीक है, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, n प्लस वन के साथ। इधर आएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, n प्लस वन। अब हम इसको लिख सकते हैं 6n और प्लस। ठीक है, तो 6n किसके बराबर है, 6n बराबर है किसके, an के। ठीक है, 6n की जगह an आ जाएगा, an प्लस 6। अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास, ये आ गया कि an प्लस वन सीक्वेंस की n प्लस वन टर्म बराबर है किसके, सीक्वेंस की nth टर्म के और प्लस 6। ये रिकर्सिव की डेफिनेशन आ गई। रिकर्सिव डेफिनेशन यही है, रिकर्सिव फंक्शन कैसा होता है कि इसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू n प्लस वन पर अगर है तो यहाँ राइट फंक्शन किसी प्रीवियस टर्म के तौर पर नजर आनी चाहिए। अब हमारे पास ए एन प्लस वन टर्म आ गई है इन टर्म्स ऑफ ए एन। ठीक है, प्रीवियस टर्म के तौर पर आ गई है, प्लस 6 और एक कांस्टेंट ऐड हो गया है। देयरफॉर हमें जो ये टर्म गिवन थी ए एन इज इक्वल टू 6n, उससे हमने क्या किया है, रिकर्सिव डेफिनेशन बना ली है। किस तरह से बनाई है कि हमने सबसे पहले गिवन टर्म के अंदर n को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, n प्लस वन के साथ, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। ये सीक्वेंस की अब ए एन प्लस वन टर्म बन गई है। ठीक है, n प्लस वन टर्म। अब इसको हम लिख सकते हैं 6n प्लस 6। 6n की जगह हमें क्या लिखना है, ए एन प्लस 6। ठीक है, अब ये जो नई टर्म हमारे पास आई है उसमें क्या है
कि सीक्वेंस की n+1 टर्म डिफाइन है इन टर्म ऑफ an, सीक्वेंस की nth टर्म +6। ठीक है, तो इसमें अभी हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन बन गई है। अब सीक्वेंस की टर्म शुरू कहाँ से हो रही है? सीक्वेंस की टर्म शुरू हो रही है n=1 से। ठीक है, सबसे पहले जो आपने n को वैल्यू देनी है वो कौन सी देनी है? 1। ये चीज़ भी हमें डिफाइन है। अभी जैसे हमने फंक्शंस में एग्जांपल किए उसमें हमें क्या गिवन होता था, उसमें हमें सीक्वेंस की फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू f(0) पर जैसे हमें गिवन होती थी। ठीक इसी तरह से जब हम इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि n की इनिशियल वैल्यू कौन सी है। n की इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। तो इनिशियल वैल्यू पर जो भी आंसर आता है, ठीक है, जो भी आपके पास इनिशियल टर्म आती है उसको आप डिफाइन कर दें। जैसे कि हम लिखेंगे फॉर n=1, यहाँ से आपके पास a1 आ जाएगा। ठीक है, n को वैल्यू 1 दे देने से यहाँ पर a1 आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 वैल्यू आ जाएगी। तो आप जब यहाँ पर रिकर्सिव डेफिनेशन आपने लिख दी, साथ में आप इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है, जो टर्म आ रही है वो भी लिख देंगे कि a1 वेयर a1 इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों चीजें मिलकर रिकर्सिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। सही हो गया? कुछ पूछना हो यहाँ पर एग्जाम्पल 17 में? कुछ भी नहीं? इसी तरह से अगली है कि an इज इक्वल टू 2n+1 है। आपने इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन बनानी है तो आप क्या करेंगे? आप इधर से अगली टर्म पर जाएंगे। ठीक है, इसकी अगली टर्म लिखेंगे। इसकी अगली टर्म कौन सी है? गिवन है हमें कि an बराबर है किसके? an बराबर है 2n+1। आपने क्या करना है? आपने इससे अगली टर्म पर जाना है तो आप n को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? n+1 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा an+1, सीक्वेंस की n+1 टर्म बराबर हो जाएगी किसके? इधर आएगा 2 और इधर आ जाएगा n+1। ठीक है, n+1 और प्लस का 1 पहले से है। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी कितनी? 2n+2, 2n+2 और +1 पहले से है। ये बन गया कितना? अब आपने यहाँ पर an+1, an+1 में an को इन्वॉल्व करना है तो an में हमारे पास an हमारे पास है 2n+1। तो आप क्या करेंगे? इधर से 2n+1 को इकट्ठा कर दें और इसको कर दें। अब इधर 2n+1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इधर आप an लिख सकते हैं। an को हमने इन्वॉल्व करना है, an आ गया और +2 आ गया। क्या हुआ हमारे पास कि an+1 term can be written in terms of its previous term an+2। एक ही सीक्वेंस है, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि एक टर्म हमें n+1 टर्म है इस तरफ और उसको हमने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म an और साथ में कोई सा भी कांस्टेंट आ रहा है। तो ये रिकर्सिव की डेफिनेशन आ गई। अगर आप एक ही फंक्शन को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफाइन कर सकें तो ये रिकर्सिव की डेफिनेशन है। साथ में आप इसकी फर्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे कि a1 किसके बराबर है? जो टर्म आपको गिवन है उसमें आप n को 1 वैल्यू दे दें तो ये आ जाएगा 2 + 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो ये दोनों टर्म्स जो लास्ट में ये दोनों टर्म्स हैं ये मिलकर रिकर्सिव डेफिनेशन बना रही हैं फॉर द गिवन टर्म an इज इक्वल टू 2n+1। ठीक है जी, क्लियर है? अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए जैसे कि an इज इक्वल टू 5 है तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट हर सीक्वेंस की अगर n टर्म कांस्टेंट है तो उससे अगली टर्म n+1 टर्म भी कांस्टेंट ही आएगी। उसमें आप किस तरह से डिफाइन कर देंगे कि an हमारे पास 5 है, an+1 भी 5 ही रहेगी जो कि an के बराबर है। आपने an+1 को इन टर्म्स ऑफ an लिख दिया और a1 की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म ये दोनों लास्ट टर्म मिलकर रिकर्सिव की डेफिनेशन को कंप्लीट कर देंगे।
एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें भी हमने यही करना है, गिव अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस an। an हमारी सीक्वेंस लाजमी तौर पर उसमें सबसे पहली टर्म a1 टर्म ही होती है। n को वैल्यूज दी गई है 1 2 3। इफ an इज डिफाइंड, an हमें डिफाइन है 4n-2। आपने जब रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n+1 के साथ। यहाँ पर 4 के साथ n+1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये टर्म बन जाएगी 4n+4-2। अब आपने उन दो टर्म्स को इकट्ठा करना है जो an टर्म्स के अंदर है। वो टर्म्स कौन सी है, 4n-2। ठीक है, तो ये 4n है, इसके साथ -2 लिख दिया, +4 को अलग कर दिया। इस 4n-2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप an लिख सकते हैं, an+4 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और साथ में हमने इनिशियल टर्म को डिफाइन करना है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो टर्म आएगी वो 4-2 से कितनी आ जाएगी, 2। Therefore, it is the recursive definition of the given term an's term। ठीक है, लास्ट एक ये देख लेते हैं, an की वैल्यू या ये वाली देख लेते हैं। इसमें प्लस माइनस का थोड़ा सा काम करना है। an हमें गिवन है 1 + -1 पावर n। ठीक है, इससे अगली टर्म जब आप बनाएंगे तो वो an+1 हो जाएगी। जहां पर n है उसकी जगह n+1 आ जाएगा। इधर भी n+1 आ गया और इधर भी n+1 आ गया। हमने यहाँ पर इस टर्म के अंदर an को लेकर आना है, तो an में जो टर्म्स हैं वो 1 + -1 की पावर n है। ठीक है, अब एक तो काम हमने ये करना है कि ये n+1 है, इसकी एक पावर अलग कर देनी है। ठीक है, क्योंकि n पावर लेकर आना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि -1 की पावर n और इसी तरह से -1 की पावर 1। तो -1 की पावर जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया है, एक पावर अलग कर दिया है, -1 की पावर n। अब इधर ये हमारे पास an टर्म नहीं है, क्योंकि an टर्म से हमारे यहाँ पर दरमियान में प्लस का साइन चाहिए था। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक दफ़ा 1 ऐड कर देंगे और एक दफ़ा 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 1 पहले से है, एक 1 हमने खुद से ऐड किया। जब हमने ऐड किया तो 1 को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये काम हमने क्यों किया है, क्योंकि एक नेगेटिव साइन का भी फर्क आ रहा है। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में से ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। पहली दो टर्म्स मिलकर 1 + 1 2 हो गया, इनमें से माइनस साइन कॉमन आया तो ये 1 + -1 की पावर n हो गया। अब इधर ये टर्म an बन गई है। ठीक है, 2 - an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हमने एक और काम करना होता है, हमने फर्स्ट इनिशियल वैल्यू के लिए n इक्वल्स टू 1 के लिए इसको कैलकुलेट करना है। a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + -1 की पावर 1। ठीक है, तो ये a1 कितना आ जाएगा, 0। हमारे पास an+1 टर्म के अंदर जब an इन्वॉल्व हो गया, एक ही सीक्वेंस की दो टर्म्स हैं, एक n+1 पर डिफाइन है और एक n पर डिफाइन है। ठीक है, एक n+1 पर और एक n पर डिफाइन है। अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ लिख सकें, और इसका मतलब क्या है कि आप इसको किसी प्रीवियस टर्म के तौर पर लिख सकें, देन इट इज द रिकर्सिव डेफिनेशन। ठीक है, ये काम भी हुआ। नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है लूप इनवेरिएंस की, सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, कंप्यूटर रिलेटेड डेफिनेशन है। कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने ये देखा होगा कि लूप इनवेरिएंस क्या चीज़ होती है। कि अगर आप एक ऑलगोरिथम लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई ऑलगोरिथम लिख रहे हो कोई प्रोग्रामिंग करते हुए, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ आइट्रेशंस दे रहे होते हैं। ठीक है, आपने फंक्शन की वैल्यू n पॉइंट पर कैलकुलेट की हुई है, आप उससे n+1 पर जाना चाहते हैं और उसके बाद आप n+2 पर जाना चाहते हैं। तो इसमें लूप इनवेरिएंट क्या चीज़ है, लूप इनवेरिएंट हमारे पास ये है कि इट इज़ अ कंडीशन, जस्ट एक कंडीशन है दैट इज नेसेसरी टू imagery before and imagery after each iteration। ठीक है, आइट्रेशन से बिल्कुल पहले और आइट्रेशन के बिल्कुल बाद, ठीक, उस पर क्या हो, हमेशा ट्रू वैल्यू दे दे। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू अगर आप 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इमीडिएट अगर n है, इस पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू n-1 पर भी ट्रू हो, इमीडिएट बिफोर एंड इमीडिएट आफ्टर n+1 पर भी ट्रू हो।
अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज चीज लूप इनवेरियंस कहलाती है। फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं किस पर, एन पर, ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि इमीडिएट बिफोर फंक्शन की वैल्यू एन माइनस वन पर भी ट्रू होनी चाहिए और इमीडिएट आफ्टर फंक्शन की वैल्यू एफ एन प्लस वन पर भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ऐसी चीज क्या कहलाती है, लूप इनवेरिएंट, इमीडिएट बिफोर एंड इमीडिएट आफ्टर। ठीक है, जस्ट इसकी डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने जस्ट डेफिनेशन को याद करना है। कुछ पूछना हो? अच्छा जी, इसी से रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सारा सीक्वेंस, उसमें हमारे पास फंक्शन है। चैप्टर नंबर 2 में सेट्स है, फंक्शंस है, सीक्वेंस है एंड सीरीज है। ठीक है, तो जहाँ पर सीक्वेंस का टॉपिक आएगा उसके अंदर भी रिकर्सिव डेफिनेशन या रिकर्सिव रिलेशन मौजूद है, तो उसको भी इसके साथ ही देख लेते हैं क्योंकि दोबारा से एक चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही इसको कवर कर लें। ये सारा काम किसके ऊपर होगा, ये सारा काम सीक्वेंस के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास फंक्शंस पर भी तो काम था और सीक्वेंस पर भी था, तो इसके अंदर सारे के सारे ही सीक्वेंसेस हैं। इसमें भी काम वैसे ही है। द रिकर्सिव डेफिनेशन या रिकर्सिव रिलेशन ए एन इज गिवन। ए एन डिफाइन है किस पर, अब दो प्रीवियस टर्म्स हैं, एक हमारे पास टर्म है एन माइनस वन और एक टर्म है एन माइनस टू, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सीक्वेंस एक से ज्यादा टर्म्स पर भी डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तो भी वो रिकर्सिव ही होगा। होना ये चाहिए कि यहाँ पर अगर आपके पास एन टर्म है तो राइट साइड पर उसकी कोई प्रीवियस टर्म आ जाए, जैसे कि यहाँ पर n माइनस वन एक प्रीवियस टर्म है और n माइनस टू ये भी एक प्रीवियस टर्म है, तो फंक्शन डिफाइन हो जाए, फंक्शन की कोई n टर्म डिफाइन हो जाए इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म्स, तो ये हमें क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है रिकर्सिव रिलेशन और रिकर्सिव डेफिनेशन। The recursive relation is defined for n equals to 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहले n की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, 2, 3, 4। If a0 is equal to 3 and a1 equals to 5, then find a3, a4 and a5। बहुत आसान काम है, आपने n को जस्ट वैल्यूज देनी है, कौन सी वैल्यू देनी है, 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये रिकर्सिव डेफिनेशन के अंदर आपने n को वैल्यू दी 2, सबसे पहले वैल्यू 2 दी, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर a1 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, a0 आ गया। a1 की वैल्यू भी गिवन है, a1 की वैल्यू 5 है, a0 की वैल्यू 3 गिवन है, वैल्यूज को पुट किया आपके पास a2 आंसर में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने n को वैल्यू दे दी 3, 3 वैल्यू देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा a1। अब A2 और A1 ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ लिखा, आपके पास A3 आ गया, इसी तरह से A4 और इसी तरह से A5 आ जाएगा। N को वैल्यू 4 देंगे और N को वैल्यू 5 दे देंगे। बहुत आसान और बहुत मजे वाला काम है। ठीक है, ये पूरा जो डिस्क्रीट मैथ्स है बहुत आसान है, बाकी जितने भी आप पढ़ेंगे और सारा कुछ ही तकरीबन आपने पढ़ लिया है। सही है, जैसे अभी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन किया था वो भी आपने पढ़ लिया हुआ है, और हमने फंक्शंस पढ़े हैं वो भी आपको पता है क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज सारा कुछ आप जानते हैं। सिर्फ एक दो चीजें हैं जो नहीं है, रिलेशन, तो इसमें, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पर भी आपको मुश्किल लगे। एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 12 है। यहाँ पर जस्ट आपने n को वैल्यू देनी है, पिक्टोरियल फंक्शन है, पिक्टोरियल फंक्शन भी आप जानते हैं। शो दैट द सीक्वेंस ऑफ पिक्टोरियल्स ए एन इज इक्वल टू एन पिक्टोरियल सेटिस्फाई द रिकर्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है कि ए एन इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन। इस वक्त हमें ये रिकर्सिव नहीं गिवन है क्योंकि ए एन एन पिक्टोरियल गिवन है, कोई उसकी प्रीवियस टर्म नहीं है। प्रीवियस टर्म जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी फंक्शन रिकर्सिव नहीं बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, एन के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। अब टेल हम कहाँ चले जाएंगे, 3, 2, 1। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है किसी भी इंटीजर का फैक्टोरियल है, पहली बात कि इंटीजर आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए।
पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे कि 10 का फैक्टोरियल अगर आपने लिखना है तो उसका मतलब है कि 10 और 10 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर n का फैक्टोरियल है तो n आ जाएगा, n से छोटा एक नंबर, n से छोटे दो नंबर, n और n से छोटे जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमेशा एंड होता है कहाँ पर, 1 के ऊपर, ठीक है, 1 लास्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इसको लिख सकते हैं, n को अलग कर दिया और n-1, n-2, n-3 इन सबको हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। n-1 है और n-1 से जितने छोटे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे मल्टीप्लाई हुए हैं, ये n आ जाएगा, ये n-1 का फैक्टोरियल आ गया। अब ये किसकी डेफिनेशन है, ये n है और n-1 फैक्टोरियल, अगर an n फैक्टोरियल के बराबर है तो an-1 लाजमी तौर पर n-1 फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, an-1। therefore it is the recursive definition। an को हमने डिफाइन कर दिया in terms of its previous term, ठीक है, और साथ में आप a1 लिख देंगे। a1 किसके बराबर है, 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि फंक्शंस के ऊपर भी हम सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, द फिबोनाची सीक्वेंस f0, f1, f2 एंड सो ऑन इज डिफाइंड बाय द इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन हमारे पास कौन सी है कि f0 की वैल्यू 0 है और f1 की वैल्यू 1 है। हम इसको डिफाइन करते हैं किस तरह से, f ऑफ n बराबर है किसके, f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू सारी डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है कि ये एक फंक्शंस का सीक्वेंस है, इसमें हमारे पास f0, f1, f2 एंड सो ऑन फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शंस हैं। इनिशियल कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशंस क्या है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ठीक। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि f ऑफ n बराबर है किसके, दो प्रीवियस फंक्शन है इसके अंदर, f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2, वेयर n कहाँ से शुरू हो रहा है, 2, 3, 4, क्योंकि 0 और 1 पर वैल्यू तो डिफाइन है। अब n को वैल्यू देंगे कौन सी, 2, 3 एंड 4। फाइंड द फिबोनाची नंबर्स f2, f3, f4, f5 एंड f6। आपने जल्द क्या करना है, इस डेफिनेशन के अंदर n को वैल्यू दे देनी है। एक दफा n को वैल्यू 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, आपके पास f2, f3, f4, f5 और f6 आते जाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि फिबोनाची सीक्वेंस होता कौन सा है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा काम डिफरेंट है। पहले जिस तरह से हमने किया, एक हमें फंक्शन रिकर्सिव के तौर पर गिवन था, आपने f2, f3, f4 फाइंड कर लिया। दूसरा हमने एक और काम किया कि आपको एक डेफिनेशन गिवन है, उससे आपने क्या करना है, रिकर्सिव डेफिनेशन बनानी थी। मतलब कि आपने क्या करना था, an के अंदर उसकी प्रीवियस टर्म्स को इन्वॉल्व करना था। अब एक और नया काम है, इसमें क्या है, डिटरमिन whether the sequence whether the sequence an where is n term an is equal to 3n for every non-negative integer n is a solution of the recursive relation an is equal to 2 an-1 minus n-2, ठीक है, for n equals to 3, 4, 2, 3, 4। आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि ये जो आपको an डिफाइन है, ठीक है, आपने बताना है कि ये जो an है जो कि 3n के बराबर है, क्या क्या ये सोल्यूशन है किसका, टर्म का, ठीक है। लेकिन वो तो बाहर है। माइक अपने म्यूट कर लिया करें। डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस, हमने क्या चेक करना है कि क्या 3n an is equal to 2 an-1 minus an-2 का सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, ये चीज हमने चेक करनी है। अब किस तरह से करेंगे,
आपको ये जो टर्म गिवन है वो टर्म है, हमें हमारे जो टर्म गिवन है वो है 2an-1 माइनस ए एन माइनस टू। जिस तरह से आप देखते हैं, ये हम काम पहले भी कर चुके हैं। वो क्या काम होता है, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आपसे पूछा जाए कि क्या x इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, आपने चेक करना है कि क्या x इक्वल्स टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 को कहाँ पर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, और आप देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है या नहीं हो जाती। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, देन हम कहते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल यहीं पर, यहाँ पर भी हमने यही काम करना है। हमने देखना है कि क्या ए एन इज इक्वल टू 3n, इस वाली टर्म का ए एन इज इक्वल टू 2an माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2 का सोल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके अंदर लिख के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कि 2an माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2, हमने अब यहाँ पर ए एन माइनस 1 की वैल्यू डालनी है। ठीक है, और इसी तरह से हमने ए एन माइनस 2 की वैल्यू लिखनी है। ठीक, जबकि गिवन क्या है, गिवन हमें ए एन की वैल्यू है। ठीक, अगर ए एन हमारे पास, अगर ए एन की वैल्यू 3n है, ठीक है, तो इधर से हम लिख सकते हैं कि ए एन माइनस 1 कितना होगा, जहाँ पर n है उसको आप रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, n माइनस 1 के साथ। तो ये बन जाएगा 3n माइनस 1। ठीक है, और n माइनस 2 कितना होगा, ए एन माइनस 2 कितना होगा, आप n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 2 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, और n की जगह कितना आ जाएगा, इस n की जगह आ जाएगा n माइनस 2। तो जो आपको ए एन डिफाइन है वहीं से आप उसकी बाकी टर्म्स लिख सकते हैं। ये 2 एज इट इज रहा। ए एन माइनस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3n माइनस 1, और माइनस ए एन माइनस 2 की जगह हमने क्या लिखा, 3n माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 6n माइनस 6, और ये क्या बन गया, माइनस 3n माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल होकर आपके पास 3n आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 3n आ जाएगा। अब 3n इस an के बराबर है। ठीक है, 3n की वैल्यू an ही है, देयरफॉर आपका रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई हो गया। आपने यहाँ पर 2an माइनस 1 माइनस ए एन माइनस 2 की जगह आपने ए एन माइनस 1 की वैल्यू पुट की, और वो वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। ठीक है, n को रिप्लेस कर देना है n माइनस 1 के साथ, या n को रिप्लेस करते हैं n माइनस 2 के साथ। ये रिप्लेसमेंट करने के बाद आपने वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया। आपने देखना है कि क्या आपके पास ए एन आ जाता है। ए एन किसके बराबर है, 3n के बराबर है। अगर सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 3n इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन रिकर्सिव रिलेशन। इसके अगले एग्जांपल में ये प्रूफ नहीं हो रहा। ए एन 2n